1897 में पब्लिश हुई थी ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला और ये नोवेल शुरू होती है एक लॉयर जोनाथन हार्कर से जो ट्रांसिल्वेनिया जाता है काउंट ड्रैकुला के कासल में। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है पर धीरे धीरे जोनाथन को समझ आता है कि ड्रैकुला एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ड्रैकुला फिर अपना सफर करता है इंग्लैंड की तरफ जहां उसकी पहली शिकार बनती है लूसी। लूसी की हेल्थ बिगड़ती है और उसके दोस्त हेल्प के लिए बुलाते हैं डॉक्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग को। तब रिवील होता है कि लूसी एक वैम्पायर बन चुकी है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है उसके ही फियोंसे आर्थर होमवुड के हाथों। ड्रैकुला का नेक्स्ट टारगेट बनती है मीना जो कि जोनाथन की वाइफ थी। ड्रैकुला अपना खून उसके वेन्स में डालकर मीना को अपने कंट्रोल में कर लेता है लेकिन मीना खुद एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाती है यानी कि हिप्नोसिस के जरिए वो ड्रैकुला के मूव्स ट्रेस करती है। आखिरी बैटल होती है ट्रांसिल्वेनिया के माउंटेन्स में। अब्राहम वैन हेल्सिंग और उनका ग्रुप ड्रैकुला का सामना करते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद क्विंसी मॉरे समाप्त होता है और फाइनली ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीना बच जाती है और ग्रुप ड्रैकुला के कर्ज को खत्म कर देता है या कम से कम वो सोचते हैं कि कर्ज खत्म हो गया है। तो अब्राहम्स बॉय की कहानी ड्रैकुला के समाप्त होने के 18 साल बाद की है यानी ये कहानी 1915 में सेट है इन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। वैसे ये एक पॉसिबल मिस्टेक और फ्रीडम ऑफ चॉइस और लिबर्टी है फिल्म मेकर्स की क्योंकि भले ड्रैकुला नोवेल 1897 में आई थी जहां से 18 साल बाद 1915 ही होता है लेकिन ड्रैकुला वाले इवेंट्स एक्चुअली में डायरी नोट्स के रूप में थे जो कि 1890 के दौरान हुए थे और ड्रैकुला खुद नवंबर 1890 में समाप्त हुआ था। तो उसके समाप्त होने से 18 साल बाद ईयर आता है 1908 या फिर 1909 भी हो सकता है। तो हाँ ये कंटिन्यूटी एरर हो सकती है या फिर एज आई से लिबर्टी फ्रॉम फिल्म मेकर्स। जो भी हो इसे इग्नोर करके हम कहानी पे आते हैं। तो यहाँ हम एक औरत को अकेले चल के कहीं जाते हुए देखते हैं। ये लेडी काफी थक चुकी थी और कोई भी घुड़सवार उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था टू द नियरेस्ट टाउन। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और औरत को ऐसा लगता है मानो कोई उसके आसपास है। तभी एकदम से एक काले केप और वस्त्र पहना आदमी इस औरत पे हमला कर देता है और सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हमें एक सेक्लूडेड सा घर दिखाया जाता है जहां अब्राहम वैन हेल्सिंग रह रहा है विद हिज फैमिली। ये जगह जनरल टाउन से काफी दूर है और इस जगह के आसपास कुछ नहीं है। अब्राहम की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मीना है। जी हाँ दिस इज शॉकिंग क्योंकि ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल के अंत में मीना जोनाथन हार्कर के साथ थी लेकिन यहाँ वो अब्राहम की पत्नी है यानी कि जोनाथन हार्कर अब इस दुनिया में नहीं है। जोनाथन के साथ क्या हुआ इस पे हम थोड़ा बहुत थ्योरी सेक्शन में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि मीना और अब्राहम के दो बच्चे भी हैं जहां बड़े वाले लड़के का नाम मैक्स है और छोटे वाले लड़के का नाम रूडी है। मैक्स और रूडी एक दूसरे से काफी अलग है। आई मीन मैक्स फिजिकली काफी स्ट्रांग है, लकड़ियां काटता रहता है, काम एंड कंपोज्ड है लेकिन मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है चाहे बात पढ़ाई की हो या इन जनरल मेंटल अवेयरनेस की। इनफैक्ट मैक्स अपने पिता पे आंख मूंद के भरोसा करता है। वहीं रूडी एक स्क्रॉनी यानी पतला दुबला कमजोर सा किड है लेकिन मेंटली वो मैक्स से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो पढ़ने लिखने में काफी स्मार्ट है और उसका नेचर थोड़ा रिबेलियस है। इनफैक्ट वो चीजों को क्वेश्चन भी करता है। खैर एक रात जब मैक्स नहा रहा होता है तो उसके पिता अब्राहम आके उससे कहते हैं कि वो जिस चीज से भाग रहे थे वो शायद अब इनके करीब आ चुका है और ऐसे में उन्हें मैक्स की मदद चाहिए होगी। मैक्स ये सब सुन के हामी भरता है। अब उस रात सोते वक्त मैक्स की नींद किसी आवाज से खुलती है और मैक्स इस आवाज का पीछा करते अपने पिता के ऑफिस रूम की तरफ जाता है। ऑफिस रूम की लाइट ऑन थी और यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मैक्स और रूडी को अब्राहम के ऑफिस रूम में जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद मैक्स पास ही अपनी माँ को देखता है जो कि परेशान दिख रही थी और अपने में बड़बड़ा रही थी कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। मैक्स तुरंत अपनी माँ को टोकता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। मीना कहती है कि उन्हें हमेशा से बेटी चाहिए थी लेकिन उन्हें दो बेटा हुआ है। बेटियां सॉफ्ट होती है और उनको सेफ रखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एनीवेज अगले दिन अब्राहम मैक्स को दिखाते हैं कि इनके घर के पास नया रेल रोड एक्सटेंशन आने वाला है यानी पटरियां बिछेंगी, रेलवेज आएगी। इसके लिए कुछ लोग सिविल मेजरमेंट्स के लिए आसपास आ गए थे और अब्राहम के हिसाब से अब इस एरिया में और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब्राहम और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनिशियली ये लोग लंदन में थे ड्रैकुला वाली स्टोरी के टाइम पे, फिर एम्स्टरडैम मूव हुए और फिलहाल कैलिफोर्निया के एकदम एकांत प्लेस पे हैं। अब्राहम मैक्स को ये भी बताते हैं कि कैसे सालों पहले मीना और उसके फ्रेंड उनकी मदद लिए थे टू गेट रेड ऑफ एन ईविल। क्लियरली यहाँ ड्रैकुला की बात हो रही है। अब्राहम के हिसाब से तब वो क्रीचर मीना पे हमला किया था और मीना का ब्लड इफेक्ट हुआ था। इनफैक्ट उस घटना से मीना हमेशा के लिए बदल गई। मीना की वो मेमोरीज और स्कार कभी हील नहीं होगी और उसी सब से दूर ये लोग कैलिफोर्निया आए हैं। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मीना वापस कुछ दिन से ठीक नहीं दिख रही, एज इफ शी इज सिक। और ऐसे में अब्राहम को शक है कि लंदन वाली थ्रेट यहाँ तक आ चुकी है। ये थ्रेट या क्रीचर्स मीना के माइंड से कनेक्टेड हैं और ऐसे में अगर वो नजदीक आते हैं तो वो मीना के करीब खींचे चले आएंगे।
जाएंगे। बेसिकली अब्राहम यहाँ मैक्स से कह रहे थे कि खतरा आ चुका है और मैक्स को तैयार रहना है ताकि वो मीना और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी डिस्कशन के दौरान यहाँ तांगे पे एक भाई बहन आते हैं जिनका नाम था एडी एंड एल्सी। दरअसल ये दोनों पैसिफिक रेल रोड्स के सिविल सर्वेयर्स थे जो कि इस जगह को मैप करेंगे फॉर रेल रोड एक्सटेंशन। और इसी एक्टिविटी के दौरान एडी के ऊपर कुछ भारी गिर गया था जिससे वो चोटिल हो गया था। ऐसे में एल्सी अपने भाई को अब्राहम के घर लेके आई थी क्योंकि उसे पता चला कि आसपास अब्राहम रहते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। अब्राहम फौरन एडी को बांध में लिटाते हैं और वो डिड्यूस करते हैं कि उसके रिब्स टूट गए जिससे उसका लंग पंक्चर हुआ है और ऐसे में उसके सीने के अंदर प्रेशर बन रहा है। वो तुरंत एडी के सीने में कट लगा के उसकी प्रेशर रिलीज करते हैं, देन होल में पाइप लगा देते हैं ताकि प्रेशर वापस ना बने। देन वो एल्सी से एडी को पास वाले टाउन हॉस्पिटल ले जाने कहते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक अजीब बात यह थी कि अब्राहम एडी की एक फोटो भी ले लिए थे इन हिज कैमरा। नाउ आगे की सीन्स में हम देखते हैं कि मीना घर में ब्लड पुडिंग बनाती है जिसमें यूजुअली तो पिग्स ब्लड होता है, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की खास एलिक्सर यूज की थी विच वाज परफेक्टेड ओवर टाइम। इसी दौरान इनके घर में एक बैट यानी चमगादड़ आ जाता है जिससे मीना बहुत डर जाती है। मैक्स तुरंत इस बैट को पकड़ के दफना देता है एज बैट खुद वॉल से टकरा के खत्म हो गया था। ना उस रात रूडी और मैक्स बात करते हैं जहाँ रूडी कहता है कि उसे घर में कुछ आवाजें आती है, लाइक कभी नॉकिंग की, स्क्रैचिंग की एंड ऑल दैट। रूडी का शक है कि कहीं उसके पापा द्वारा बताए गए क्रीचर्स इनके घर में तो नहीं आ गए हैं। ऑल द वैम्पायर्स बिना परमिशन के अंदर तो नहीं आ सकते। मैक्स इन बातों को इग्नोर करता है और रूडी को चुपचाप सोने को कहता है। अब अगली सुबह एल्जी इनके घर पे आती है और उसकी मुलाकात मीना से होती है। एल्जी बेसिकली यहाँ थैंक यू कहने और कुछ कुकीज देने आई थी, लेकिन यहाँ मीना थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है। मीना एल्जी से पूछती है कि क्या तुम अकेली लड़की हो इन द कैंप। देन वो एल्जी को काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट कहती है। देन उसका हाथ पकड़ के उसे नाइट के हंग्री क्रीचर से सावधान रहने कहती है। ना आगे हम मीना को फिर से थोड़ा ट्रांस में जाके अपनी पुरानी एक्सपीरियंस पे बात करते हुए सुनते हैं जहाँ वो ड्रैकुला की ठंडी सांस और उसके फिजिकल फीचर्स का जिक्र करती है। ये सब बातें मैक्स और रूडी को सुनने में अजीब लगती है। उस शाम रूडी मैक्स से कहता है कि उसे बाहर दूर में आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मैक्स का कहना था कि वो कुछ नहीं सुना है। ये दोनों शाम होने पे घर के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हम भी उसको दूर में एक अजीब मास्क्ड मैन दिखता है जो कि काले कपड़े में था। ना उस रात मैक्स को एक सपना आता है जहां वो अपनी माँ मीना को किसी वैम्पायर के पास देखता है। खैर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो मीना की हालत बिगड़ने लगी है। इनफैक्ट एक दिन तो वो मैक्स के पास एकदम हड़बड़ी में ये कहते हुए आती है कि ये लोग इस जगह पे सुरक्षित नहीं है। मीना काफी कमजोर होकर गिर भी जाती है और ऐसे में अब्राहम मीना को कमरे में रेस्ट करवा के उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। अब्राहम मीना के थर्स्ट यानी कि प्यासा होने पे उसे ड्रॉपर से पानी दे रहे थे या समथिंग एल्स। इनफैक्ट वो मैक्स को मीना के करीब भी नहीं आने दे रहे थे। अब्राहम का कहना था कि मीना को किसी तरह की अनहोली इलनेस हो गई है और ऐसे में उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अब्राहम मैक्स की थोड़ी खून कलेक्ट करते हैं और वो खून मीना को चढ़ाने लगते हैं। मीना इससे भड़क जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ आ गया, मैं उसे फील कर सकती हूँ, उसकी थॉट्स अपने दिमाग में फील कर रही हूँ और उसकी शैडो विंडो पे है। हालांकि जब मैक्स विंडो पे जाके बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई शैडो थी। ये नजारे मैक्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। वहीं रूडी तो अपनी किताबों की दुनिया में था। समय के साथ मीना बहुत बीमार हो चुकी थी, इतना कि अब खाना वगैरह मैक्स ही बना रहा था। अब्राहम दिन भर बाहर रहते थे और ऐसे में मैक्स और रूडी एक दिन बॉल से खेल रहे होते हैं। खेल खेल में रूडी खिड़की से अब्राहम के ऑफिस में घुस जाता है और उसके पीछे मैक्स भी जाता है। मैक्स गलती से कुछ फोटोज एंड ग्लासेस गिरा देता है जिससे ऑफ कोर्स कांच टूट जाती है और मैक्स तुरंत रूडी को यहाँ से निकलने कहता है क्योंकि इन दोनों का अब्राहम के ऑफिस में आना मना था। लेकिन रूडी तो रिबेलियस था और वो कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। रूडी को यहाँ एक पर्दे के पीछे सीक्रेट डोर मिलता है जिसपे क्रॉस साइन था और ये डोर एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ खुलता था। ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और इन्हें यहाँ इनिशियली कोई नहीं दिखता, लेकिन एकदम से एक औरत रेंगती हुई स्टेयर्स पे आती है और इनसे मदद मांगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक औरत बंद थी। इनफैक्ट ये वही औरत है जिसपे मूवी के पहले सीन में हमला हुआ था। मैक्स और रूडी से बहुत डर जाते हैं और तभी अब्राहम यहाँ आ जाते हैं। वो तुरंत एक लकड़ी से इस औरत पे हमला कर देते हैं और इस दृश्य को देख रूडी चिल्लाना शुरू करता है। देन अब्राहम जबरदस्ती मैक्स और रूडी को बेसमेंट में ये कहते हुए लाते हैं कि आज वो इन दोनों को सब कुछ सिखाएंगे अबाउट हिज लाइफ्स वर्क। आज तक वो इनसे ये सब छिपाते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया में अनडेड रहते हैं। यहाँ अनडेड मोस्टली वैम्पायर्स को कहा जा रहा है। अब्राहम आज तक 13 अनडेड को खत्म कर चुके हैं और वो लोगों को भी ट्रेन करते हैं टू डील विद अनडेड। वो मीना के फर्स्ट हस्बैंड जोनाथन हार्कर को भी ये कला सिखाए थे। अब्राहम के हिसाब से ये औरत भी एक अनडेड है जिसपे वैम्पायर फीड कर चुका है। अब्राहम इस औरत को यहाँ बेसमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए डाले थे टू सी कि ये कब कन्वर्ट होती है और अब्राहम का मानना है कि वाकई में वो चेंज हो रही थी। इस औरत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके हार्ट के थ्रू स्टेक डालना होगा जो काम करेगा मैक्स। मैक्स तुरंत स्टेक को हैमर लेके ये करता है। वहीं रूडी मैक्स को ऐसा करने के लिए रोक रहा था। मैक्स पूछता है कि औरत के फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना नुकीले, वो कहाँ हैं? जिसपे अब्राहम का कहना था कि वो वैम्पायर्स के मरते गायब हो जाते हैं। ना अब्राहम रूडी से इस औरत का सर अलग करने कहता है ताकि
ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वापस से ना उठ जाए। रूडी तुरंत मना करता है और ऐसे में अब्राहम उसे फोर्स करना शुरू करते हैं। इस अफरा तफरी में मैक्स अपने पिता को धक्का दे देता है और इससे गुस्सा होकर अब्राहम मैक्स को थप्पड़ मार देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब्राहम मैक्स पे पहली बार हाथ उठाए थे और ऐसे में इस थप्पड़ के बाद अब्राहम और मैक्स बाहर पोर्च पे बैठ के बातें करते हैं, जहां मैक्स कहता है कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकता था इनके हॉर्सेस को लेके, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ये सुन के अब्राहम वाज लाइक, तो चले जाओ, हम तुम्हारे बिना जी लेंगे। क्लियरली इससे मैक्स के इमोशंस हर्ट होते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और अब्राहम को उस औरत के शरीर को दफनाते हुए देखते हैं। अब इस पॉइंट तक मैक्स कहीं ना कहीं अपने पिता के अगेंस्ट सोचने लगा था। वहीं रूडी तो हमेशा से ही अपने पिता की बातों को क्वेश्चन करता था। वहीं मीना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट वो अब्राहम से कहती है कि उसे वो रात याद है जब वो मीना के कमरे में आया था। तब मीना को ऐसा लगा कि अब्राहम उसे बचाया है, लेकिन मीना तो अब्राहम के गड्ढे में गिरती जा रही थी। ये कह के मीना अब्राहम से अपना मुंह मोड़ लेती है, विच वाज सरप्राइजिंग। इसके बाद रूडी और मैक्स अकेले में बात करते हैं, जहां रूडी कहता है कि उसे पहले से ही घर में आवाजें आती थी जो कि उसी औरत की रही होंगी, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। खैर आगे अब्राहम अपने दोनों बेटे मैक्स और रूडी से घर को फोर्टिफाई करने कहते हैं, यानी कि घर के हर कमरे पे होली वाटर, सॉल्ट, ये सब का बैरियर बनाना ताकि एक रूम से दूसरे रूम में वैम्पायर्स नहीं जा सके। देन खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना कि उनका खून थिक है या नहीं, लाइक नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस औरत के कांटेक्ट में आए थे जो कि अब्राहम के हिसाब से वैम्पायर है, तो हो सकता है इनको भी इन्फेक्शन हुआ हो। यहाँ अब्राहम फेथ की बात भी करते हैं, सेइंग कि उनके पिता कहते थे कि फेथ वो होता है जब लोग उन बातों पर यकीन करे जो कि सत्य नहीं है। अब्राहम यहाँ मैक्स से भी बातें करते हैं, सेइंग कि मैक्स अब बड़ा हो चुका है, सटली हिंटिंग कि मैक्स को अब उनके कदमों में चलना होगा। एनीवेज अगले सीन में मैक्स घोड़े पे बाहर होता है जब उसे एल्जी मिलती है। इनके बीच जनरल चिट चैट होती है, जहां एल्जी बताती है कि वो मैप्स वगैरह ड्रॉ करती है, काइंड ऑफ लाइक आर्टिस्ट है या फिर आर्किटेक्ट बोलो। तभी मैक्स कहने लगता है कि ही इज नॉट श्योर कि उसके पिता सही हैं, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट अब मैक्स को ऐसा लग रहा है मानो उसके पिता की दवाइयां ही उसकी माँ को और बीमार कर रही हैं। एल्जी यहाँ मैक्स को थोड़ा सांत्वना देती है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम की आंख लग गई थी और जब उनकी आंख खुलती है तो वो मीना को खत्म पाते हैं। ऐसे में आगे मीना की लास्ट रिचुअल्स होती है और उस रात मैक्स को अपनी माँ का सपना आता है, जहां मीना के गले में वैम्पायर के काटने के निशान थे और मीना के पीछे वैम्पायर भी था। अब अगले दिन मैक्स अपने भाई रूडी को घर से थोड़ी दूर फील्ड में पाता है, जहां रूडी मैक्स के गिटार को तोड़ दिया था, ऑफ कोर्स गुस्से में, क्योंकि उनकी माँ चल बसी है। रूडी मैक्स से पूछता है कि क्या वाकई मैक्स यहाँ से भागने का सोचा है, जिसमें मैक्स हाँ कहता है। मैक्स ये भी कहता है कि वो कभी भी रूडी को अकेला नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट अपने साथ लेके जाएगा। मैक्स फाइनली यहाँ थोड़ा ओपन अप होकर कहने लगता है कि उसे अपने पिता द्वारा की गई चीजें अगली लगती है। इनफैक्ट मैक्स ये तक डाउट करता है कि अब्राहम लंदन या एम्स्टर्डम से मूव नहीं हुए थे, रादर शायद उन्हें उन जगहों से भगाया गया था। अब्राहम की वजह से ही शायद इनका परिवार ऐसी वीरान जगह पे रहता है और एकदम लोनली है। इन शॉर्ट मैक्स और रूडी अपनी हालातों के लिए अब्राहम को दोषी मान रहे थे। खैर आगे इनके घर पे आर्थर होमवुड नामक बंदा अपनी गाड़ी से आता है। अगर आपको याद हो तो आर्थर वही है जो कि ड्रैकुला वाली कहानी में लूसी का फियांसे था। आर्थर अब्राहम से मिलता है और इनके बीच की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होती है। दरअसल आर्थर अमेरिका घूम रहा था, लेकिन उसका अमेरिका आने का असली मकसद अब्राहम से ही मिलना था। आर्थर को रातों में नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप में गिल्टी फील करता है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लॉस्ट है। आर्थर सबसे पहले ये कहता है कि वो मीना के गुजर जाने के लिए सॉरी फील कर रहा है। देन वो अब्राहम से क्लियरली बोल देता है कि दुनिया छोटी हो रही है और कनेक्ट हो रही है, मतलब रेल रोड्स वगैरह आ रहे हैं, तो चाहे अब्राहम कितना भी भागे, वर्ल्ड विल कम टू हिज डोर स्टेप। इसके बाद आर्थर पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो अब्राहम को अपने पिता समान मानता था और उसकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया विदाउट क्वेश्चनिंग हिम। उसे अब्राहम पे इतना ट्रस्ट था कि आर्थर अपने ही हाथों से अपनी फियांसे लूसी को समाप्त किया, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका और वो चीजों को क्वेश्चन कर रहा है। आर्थर कहता है कि उसे पता है कि अब्राहम अब भी अपना काम कर रहा है एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टॉप। इसके बाद कॉन्वर्सेशन टर्न लेती है, जहां आर्थर क्लियरली अब्राहम को क्वेश्चन करने लग जाता है। आर्थर वाज नॉट श्योर कि उसका लूसी को खत्म करना सही था या नहीं। आई मीन वो बस अब्राहम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। क्या लूसी वाकई में वैम्पायर बन गई थी या फिर वो सिर्फ बीमार थी? आर्थर वाज नॉट श्योर कि जो कुछ वो पास्ट में किया उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आर्थर एक कातिल है। इन शॉर्ट आर्थर यहाँ अब्राहम की पूरी लाइफ वर्क को ही क्वेश्चन करने लग गया था। ये सुन के अब्राहम गुस्सा हो जाता है और आर्थर को वीक एंड और भी बहुत बुरी बातें कहता है। अब्राहम कहता है कि लूसी एक मॉन्स्टर बन गई थी जिसे खत्म करना जरूरी था। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर से निकाल देता है। अब दोस्तों आर्थर तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात मैक्स भी सुन लिया था और मैक्स के मन में जो डाउट्स थे अबाउट हिज फादर वो अब कहीं ना कहीं और भी स्ट्रांग हो गए थे। ऐसे में मैक्स भी अपने पिता को क्वेश्चन करता है और जवाब में अब्राहम मैक्स को अपनी डायरी में कुछ फोटोज दिखाते हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें थी जो कि अब्राहम के हिसाब से अनडेड थे और उन्हें अब्राहम ने खत्म किया था। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मैक्स खुद भी तो उस औरत को देखा जो कि क्लियरली अनडेड थी। देन वो घर के आसपास पेरीमीटर सेट करने की बात कहते हैं टू प्रोटेक्ट द फैमिली, लेकिन इस पॉइंट तक मैक्स के सब्र का बांध टूट चुका था। मैक्स क्लियरली कहता है कि वो उन्हें यानी अब्राहम को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनके साथ कहीं जाएगा। मैक्स कहता है कि उसकी माँ मीना अब्राहम की वजह से खत्म हुई क्योंकि
क्योंकि अब्राहम मीना को दुनिया से दूर कर दिया, अकेला कर दिया और बीमारी को ट्रीट तक नहीं किया। अब्राहम अपने बच्चों तक को अकेला कर चुका है और इसलिए अब मैक्स उनकी बात नहीं मानने वाला था। ये सुन के अब्राहम काम होते हैं, मैक्स को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स ड्रिंक लेने जाता है वो उसकी हाथ में चाकू मार के उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। देन वो रूडी को जबरदस्ती लेके घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। वहीं मैक्स अपने घाव पे कपड़े डाल के किसी तरह बेसमेंट वाले दरवाजे को धक्का देके खोलता है। देन वो कुल्हाड़ी लेके अपने पिता के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एल्जी को अपने कैंप में देखते हैं जहां उसका कोवर्कर हेनरी भी था। हेनरी हल्का होने झाड़ियों में जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो पूरी तरह से इंजर्ड हालत में बाहर आता है। ये देख एल्सी डर जाती है और तभी अब्राहम अपने फुल गेटअप में निकलता है और एल्जी को घसीटते हुए एक तरफ ले जाता है। यहाँ अब्राहम के साथ रूडी भी था और अब्राहम रूडी को स्टेक से एल्जी को खत्म करने कहता है। रूडी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में वो स्टेक उठाता है, फिर एकदम से वो अब्राहम पे ही हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अब्राहम पलटवार करता, मैक्स यहाँ आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपने पिता पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले अब्राहम हंसते हुए मैक्स से कहता है कि फाइनली तुम मुझे समझ गए। मैक्स अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर देता है, सेइंग कि वो एक मॉन्स्टर थे, यानी कि एल्सी बच गई और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में मैक्स और रूडी हॉर्स पे बैठ के टाउन छोड़ के जा रहे हैं और बैकग्राउंड में अब्राहम की एक मोनोलॉग होती है। इसमें अब्राहम बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और इसे सुन के आप समझ जाएंगे कि क्यों अब्राहम इस तरह के थे। तो अब्राहम बताते हैं कि उनके पिता अब्राहम को लेकर दुविधा में रहते थे। वो अब्राहम पे एकदम ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट किसी बात पे प्रेस तो छोड़ो, किसी बात पे समझाते भी नहीं थे, क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। वहीं अब्राहम के दादाजी एक पेजेंट थे जो कि सेल्फिश थे और उनके पास कोई स्किल नहीं था। एक तरह से अब्राहम अपने पिता या दादाजी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मूविंग लाइक अ रैट थ्रू देयर वर्ल्ड। तो हाँ, कहीं ना कहीं बचपन में अब्राहम को अकेलापन झेलना पड़ा, ऑल्दो वो अपनी फैमिली के साथ था। और इसके बाद अब्राहम मेडिकल स्कूल गए, अपनी लाइफ बनाए और आगे वो क्या किए ये हम सब जानते हैं। तो यही जो अकेलापन और प्रोटेक्टिवनेस था वो अब्राहम के अंदर आया और अपने हिसाब से वो अपने परिवार को बचा रहे थे और इसके लिए उन्हें बस अपने फैमिली का ट्रस्ट चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें नहीं मिला, क्योंकि भले अपने हिसाब से वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो अपने परिवार का ही दम घोट रहे थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अब्राहम्स बॉय की पूरी कहानी और इस फिल्म को लेके 3 पर्सपेक्टिव या थियरीज हो सकती हैं और इन तीनों पर्सपेक्टिव फिल्म को एक अलग ही मीनिंग देती है। इनमें सेकंड और थर्ड पर्सपेक्टिव काफी सिमिलर है लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हम तीनों पे डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट पर्सपेक्टिव में हम ये मान के चलेंगे कि ड्रैकुला रियल था और वैम्पायर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में अब्राहम सही था क्योंकि वो अब भी अपना काम कर रहा था, यानी वैम्पायर्स को हंट कर रहा था। अब्राहम की बीवी मीना वैम्पायर के करीब आने से बीमार होकर समाप्त हो गई। अंत में अब्राहम के बच्चे उसकी बात नहीं माने क्योंकि वो वैम्पायर्स को कभी देखे नहीं थे और अब वो शहर की तरफ जा रहे हैं जहां वो वैम्पायर्स को शायद एनकाउंटर करेंगे। वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है, एटलीस्ट मैं इसमें नहीं मानता। अब अगली पर्सपेक्टिव ये है कि ड्रैकुला तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके खत्म होते सारे वैम्पायर्स भी निपट गए और अब दुनिया वैम्पायरिज्म से फ्री हो चुकी है। इस हिसाब से जब अब्राहम और उसके दोस्त मिलकर ड्रैकुला को खत्म किए तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे गहरा घाव किया। इसका सबूत यह है कि जो लोग भी ड्रैकुला को हंट किए थे वो लोग 1900s में किसी न किसी तरह से परेशान ही हैं, कोई भी मेंटली एकदम सॉलिड नहीं है। जैसे जोनाथन हार्कर खत्म हो गया होगा, जिसके बाद मीना अब्राहम से शादी कर ली। मीना खुद मेंटली स्टेबल नहीं है और अब्राहम अब भी वैम्पायर्स को मारने की ठान लिया होगा, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। इट्स इवन पॉसिबल कि अब्राहम ही जोनाथन को खत्म किया होगा, ये बोल के कि जोनाथन भी इन्फेक्टेड हो गया है, जिसके बाद वो मीना से शादी किया। अब अब्राहम मासूम लोगों को वैम्पायर्स बोल के खत्म करने लगा होगा, जिस कारण से उसे लंदन और एम्स्टरडैम से भागना पड़ा। मतलब वहां के लोगों को पता चल गया होगा, वो लोग उसे भगाए होंगे। फाइनली वो एकदम एकांत जगह पे सेटल हुआ इन कैलिफोर्निया, लेकिन जब उसके घर के करीब रेल रोड आने लगी तो उसका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हुआ। उसे लगने लगा कि जैसे जैसे लोग उसके करीब आएंगे वैम्पायर्स भी करीब आ सकते हैं। इनफैक्ट अब्राहम तो उसके घर के करीब आने वाले लोगों को वैम्पायर बोल के निपटा ही देता था। लाइक फिल्म के इनिशियल सीन में एक सिंपल नॉर्मल लेडी थी जिसको वो खत्म कर दिया। देन मीना के खत्म होने में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब्राहम का ही हाथ होगा। सोच के देखो, मीना के बीमार होने पे वो उसे अस्पताल नहीं ले गया और घर पे ही ट्रीटमेंट देने लग गया जिससे मीना खत्म हुई। या फिर इट्स इवन पॉसिबल कि वही मीना को ड्रग करने लगा होगा जिससे मीना खत्म हुई। बट हाँ, पूछ सकते हैं कि मीना को अब्राहम खुद ही क्यों ड्रग करेगा? वेल, क्योंकि शायद मीना उसे और उसके पागलपन को क्वेश्चन करने लग गई होगी। मीना क्लियरली कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे अपने गहरे गड्ढे में खींच लिए। इनिशियली जब मीना अब्राहम के साथ आई होगी तो उसे लगता होगा कि अब्राहम सही काम कर रहा है, लेकिन समय के साथ मीना समझ गई कि अब्राहम बस इनको पिंजरे में बांध के रखा है अपने पागलपन के कारण। इट वाज क्लियर कि अब्राहम मीना के मर्जी के
बिना उसे सेक्लूड अकेला कर दिया था। ये उस सीन से भी क्लियर दिख जाता है जहां मीना एल्सी के कॉन्फिडेंस और फ्रीडम को लेकर अजीब बिहेव करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मीना के पास नहीं था। रेल रोड आने से ट्रिगर होकर अब्राहम वहां काम करने वाले लोगों को ही निपटाना चाहता है, लेकिन एंड में उसके बच्चे उसके अगेंस्ट गए। इन शॉर्ट सेकंड पर्सपेक्टिव कहती है कि ड्रैकुला भले रियल था, लेकिन उसके खत्म होने के बाद दुनिया नॉर्मल हो गई, पर अब्राहम और बाकियों का ट्रॉमा उन्हें जीने नहीं दिया, चाहे वो जॉनथन हो, मीना, अब्राहम खुद या फिर इवन आर्थर। और इसीलिए अब्राहम आज भी वैम्पायर हंटिंग कर रहा है, जबकि आज वैम्पायर है ही नहीं, तो ऐसे में वो मासूम को खत्म कर रहा है। नाउ आर्थर जब अब्राहम से बात करने आया तो वो ड्रैकुला और मीना के वैम्पायर होने वाली बात तक को क्वेश्चन कर दिया, और यहीं से आती है थर्ड थियरी व्हिच टेल्स अस कि ना तो कभी ड्रैकुला सुपरनैचुरल मॉन्स्टर था, ना ही वैम्पायर्स कभी एग्जिस्ट किए। ये सब अब्राहम का पागलपन था, जिसपे भरोसा करके कई लोग ड्रैकुला को खत्म किए और वैम्पायर होने के नाम पे मासूम लोगों को भी मारे। ये पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ सिमिलर है टू द सेकंड वन, बस यहाँ अब्राहम शुरू से ही मेंटली स्टेबल नहीं था। और हाँ, ये पर्सपेक्टिव कहती है कि ड्रैकुला भी कोई नॉर्मल सा पुराना आदमी था, कोई ऐसा वैम्पायर नहीं था। बट या मेरे हिसाब से ये थर्ड पर्सपेक्टिव भी थोड़ी सी फार फेच्ड लगती है, एटलीस्ट मुझे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि सेकंड पर्सपेक्टिव सही है, क्योंकि वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। एक पॉपुलर थियरी ये भी है कि आर्थर होमवुड का सीन सिर्फ एक एक्सपोजिशन नहीं था, बल्कि एक डेलिबरेट मेटा मोमेंट था। आर्थर ने खुद ओपनली कन्फेस किया कि शायद लूसी वैम्पायर बनी भी नहीं थी, उसे डाउट है। मतलब अगर लूसी सिर्फ बीमार थी और अब्राहम ने बस उसे मॉन्स्टर मान के खत्म करवा दिया, तो ड्रैकुला की असली कहानी भी अनरिलायबल लगने लगती है। ये कहानी के सेकंड और थर्ड पर्सपेक्टिव को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसमें वैम्पायर्स को अब अब्राहम का डिल्यूजन माना गया है। अब अगर ध्यान दे तो अब्राहम मैक्स को फोटोज भी दिखाया था वो अनडेड का, जिन्हें वो खत्म किया था, लेकिन ये फोटोज वो नॉर्मल लोगों का लिया होगा अपने कैमरा से। आई मीन जब एडी इंजर होके आया था तब भी तो अब्राहम उसकी फोटो लिया था। बेसिकली अब्राहम के कैमरे से ली गई फोटोज सिर्फ उसकी प्रूफ ऑब्सेशन का हिस्सा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन फोटोज में कभी हमें एकदम क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है कि वो लोग अनडेड थे। मोरओवर जिस औरत को अब्राहम पकड़ लाया था उसके भी फैंग्स नहीं थे और वो सनलाइट में ओके थी। वैसे सनलाइट में ओरिजिनल ड्रैकुला को कुछ नहीं होता, बस पावर्स कम होते हैं। ये सनलाइट वाली बात लेटर एडिशन है इनटू द लोर, और इनिशियल ड्रैकुला नॉवेल्स में ये चीजें नहीं थी। बट जो भी हो, माय पॉइंट इज कि अब्राहम के फोटोज प्रूफ्स पुख्ते नहीं थे। एक और छोटी थियरी है मीना को लेके। कुछ लोग मानते हैं कि मीना की ब्लड पुडिंग सीन्स और उसका ड्रैकुला की मेमोरीज में फंसे रहना एक तरह का PTSD रिप्रेजेंटेशन था। मतलब मीना अब भी अपने पास्ट ट्रॉमा से उभर नहीं पाई थी। पर फिल्म में इसे सुपरनैचुरल टिंट भी दिया गया है, ऑल्दो एंड तक ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। इनके अलावा कुछ और सवाल हमारे मन में रह जाते हैं, लाइक मीना एकदम से कैसे बीमार पड़ने लगी। लाइक आई सेड, जैसे ही मीना आजाद होने का सोची, अब्राहम उसे निपटाने की सोचने लगा, या फिर मीना जब खुद से बीमार हुई तो अब्राहम उसे अस्पताल नहीं ले गया, जिससे मीना नहीं बच सकी। एक सीन में मीना कहती है कि उसे बेटियां चाहिए थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मीना को पता था कि कहीं ना कहीं उसके बेटे अपने बाप की तरह निकलेंगे। इनफैक्ट एंड में अब्राहम कहता भी है कि फाइनली तुम मुझे समझ गए। वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैक्स अब्राहम को मॉन्स्टर मान रहा था, और अब्राहम का होल पॉइंट यही था कि दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं, तो भले मैक्स उसे ही मॉन्स्टर माने, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अब्राहम की टीचिंग मैक्स के अंदर रहेगी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दे तो मैक्स लास्ट में अपने पिता का सर अलग करता है, ठीक जैसे अब्राहम ने सिखाया था।